नमस्कार। प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की क्लास है और जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो रही है। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हमने लिया है। पहला प्रश्न है, अल्फा कैरोटीन निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए वसा का, बी विटामिन का, सी कार्बोहाइड्रेट का, डी प्रोटीन का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन का। अल्फा कैरोटीन जो होता है वो प्रोटीन का एक प्रकार होता है और ये स्तनधारी कशेरुकियों में पाया जाने वाला रेशेदार संरचनात्मक प्रोटीन का प्रकार है। यह अलग अलग कामों में आता है, जैसे बालों के निर्माण में, नाखूनों के निर्माण में, पंजों के निर्माण में और सींगधारी जो एनिमल्स होते हैं उनके सींगों के निर्माण में। साथ ही जो त्वचा होती है, त्वचा की एपिडर्मिस परत होती है, उसके प्राथमिक घटक के रूप में भी अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऑप्शन आपको दिया है, ए NADP, बी ADP, सी ATP और डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ATP। ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो इसे ही ATP के नाम से जाना जाता है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट को। और इसके रूप में ही जो ऊर्जा होती है वो संग्रहित होती है, जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, MDT का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मल्टीपर्पज़ ड्रग एंड टैबलेट, बी मेडिसिन ड्रग टैबलेट, सी मल्टी ड्रग थेरेपी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी जो होती है वो एक उपचार की पद्धति होती है। इसका उपयोग जो होता है वो कुष्ठ रोग आप जानते हैं, कुष्ठ रोग के इलाज के लिए इसका किया जाता है, इसका यूज़। और कुष्ठ रोग जो मुख्य रूप से त्वचा, परिधि तंत्रिका तंत्रों में या ऊपरी स्वतंत्र तंत्रों में या आँखों को, इनको प्रभावित करने वाला एक रोग होता है। इसका इलाज पहले, बहुत पहले अगर देखा जाए तो मिलता नहीं था, लेकिन वर्तमान में इसका इलाज संभव है और उसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी को यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, ये प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, बी यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, सी यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, डी उपर्युक्त तीनों। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त तीनों। यानी जो HCl होता है ये प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, यह जीवाणु को नष्ट करने का काम भी करता है तथा यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा की उपलब्धता और अपर्याप्त अवशोषण को कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन की अधिकता कुपोषण, बी पेप्सिन एंजाइम कुपोषण, सी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण और डी पेप्सिन ऊर्जा कुपोषण। तो आप बिल्कुल इसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे पूछा है प्रोटीन और ऊर्जा की उपलब्धता में अगर अपर्याप्त हो जाता है ये और इसका अवशोषण प्रॉपर बॉडी को नहीं मिलता है तो कौन सी डिसीज हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण और इसे शॉर्ट में PEM के नाम से भी जानते हैं। और PEM के तहत दो प्रकार की बीमारियां आप प्रायः कई बार नाम सुना होगा, क्वाशियोरकर एक बीमारी होती है जब प्रोटीन की कमी हो जाती है और तो क्वाशियोरकर नामक बीमारी होने लगती है। इसमें सूजन आती है, बाल पतले होते हैं, त्वचा के रंग में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और एक और होती है ऊर्जा की कमी से मरासमस। तो ये मरासमस और क्वाशियोरकर याद रखें, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और ऊर्जा की कमी से मरासमस रोग होता है। इसमें दुबलापन, विकास में कमी और कमजोर प्रतिरक्षा जैसे समस्या आती है। तो याद रखेंगे, प्रोटीन और ऊर्जा की उपलब्धता की कमी से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी PEM होगा और दो तरह की बीमारी होगी, एक का नाम है क्वाशियोरकर, दूसरा मरासमस। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंडा किसका अच्छा स्रोत है? ए अनिवार्य वसी अम्ल का, बी अनिवार्य अमीनो अम्ल का, सी खनिज तत्वों का और डी विटामिन का। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी में है अनिवार्य अमीनो अम्ल का स्रोत होता है। आप सभी जानते हैं अंडे में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है और प्रोटीन के तहत ए बी डी ई इस तरह के प्रोटीन मिलते हैं। साथ ही इसमें खनिज भी मिलता है, अंडे में खनिज भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। खनिज में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे होते हैं और साथ ही ये ओमेगा थ्री इससे भी भरपूर होता है और ओमेगा 3 नामक फैटी एसिड का एक अच्छा स्रोत होता है और ये सभी चीज़ें शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है, इसलिए अंडे खाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? ए विटामिन और खनिज, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन और खनिज। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और हमें संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। तो रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले नाम विटामिन और खनिज पदार्थों का ही लिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो आपको बताना है शुक्राणु डिंब को किस अंग में निषेचित करता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय का निचला भाग, बी गर्भाशय का ऊपरी भाग, सी गर्भाशय ग्रीवा और डी डिंब वाहिनी नली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक नहीं है? ऑप्शन ए आयरन, बी सल्फर, सी जिंक और डी मैग्नीज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा सल्फर। सल्फर सूक्ष्म पोषक तत्वों में काउंट नहीं होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन की अगर बात करें तो अलग अलग प्रकार के विटामिन जो होते हैं इसमें शामिल होंगे। विटामिन में जैसे ए बी सी डी ई के ये अलग अलग विटामिन आपने पढ़ा है, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त खनिज भी इसमें शामिल किए जाते हैं और खनिज में शामिल होते हैं कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब इसमें शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर सल्फर दिया है तो सल्फर इसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी कमी नर व मादा में नपुंसकता उत्पन्न कर सकती है? नपुंसकता मतलब बांझपन उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन ए है विटामिन बी, बी विटामिन ई, सी विटामिन ए और डी विटामिन के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई। अगर नर या मादा किसी में भी विटामिन ई की कमी होती है तो उसमें नपुंसकता हो सकती है। और इसके अतिरिक्त विटामिन B12 जो होता है इसकी कमी भी नहीं होना चाहिए, ये भी नपुंसकता का एक कारण हो जाता है, जिसके कारण बांझपन की समस्या होती है, यानी संतति उत्पन्न करने में उन्हें दिक्कत होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM उस स्थिति से मेल खाता है जहां शिशु के आहार में कमी होती है। तो किसकी कमी होने पर PEM होगा बताना है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी कुल कैलोरी, सी प्रोटीन और डी बी और सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से PEM रोग होता है। इसके बारे में हमने बात की, उसमें मरासमस और क्वाशियोरकर दो रोगों के बारे में हमने इससे पहले जिक्र किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, PEM अधिकतर देखा जाता है और इसके सबसे विनाशकारी परिणाम होते हैं। ऑप्शन ए किशोर अवस्था और प्रारंभिक बचपन में, बी शैशव अवस्था और प्रारंभिक बचपन में, सी केवल शैशव अवस्था में और डी वयस्कता और किशोर अवस्था में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शैशव अवस्था और प्रारंभिक बचपन में PEM सबसे ज़्यादा देखा जाता है और इस दौरान अगर PEM हो गया यानी प्रोटीन ऊर्जा की कमी हो गई तो उसके सबसे विनाशकारी परिणाम होते हैं जो भविष्य में उसके आगे आने वाले जीवन में कंटिन्यू बने रहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए अमाशय, बी अग्नाशय, सी ग्रसनी और डी ग्रास नली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आहार नाल का जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो अमाशय होता है। आपको पता है कि आहार नाल लगभग इस तरह से होती है। आहार नाल के सबसे चौड़े भाग में हम ये देखते हैं कि ये है ग्रसिका या ग्रास नली, जिसे ईसोफोगस के नाम से भी जानते हैं। इससे अमाशय जुड़ा होता है और ये सबसे चौड़ा भाग होता है और अमाशय को ही आप पेट बोलते हैं या स्टमक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाती है छोटी आंत,
छोटी आंत में जो भोजन होता है वो आंशिक रूप से जो बचा हुआ भोजन होता है उसको पचाने और अवशोषण करने का काम यहाँ पर होता है। और बड़ी आंत का कार्य जो होता है वो जल और कुछ लवणों का अवशोषण कर देते हैं, फिर उसके बाद में गुदा द्वार से जो अपशिष्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है पाचन तंत्र का। इसमें आहार नाल का सबसे चौड़े भाग की अगर बात करें तो वो आमाशय होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अधिकांश घरेलू एयरलाइंस गर्भावस्था के किस सप्ताह के बाद गर्भवती महिलाओं को उड़ान भरने की अनुमति नहीं देती है? ऑप्शन ए 10 से 12 सप्ताह, बी 22 से 24 सप्ताह, सी 34 से 36 सप्ताह और डी 40 से 42 सप्ताह। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 से 36 सप्ताह के दौरान अधिकांश घरेलू एयरलाइंस जो होती है गर्भावस्था के पहले गर्भावस्था के इस दौरान यानी 34 से 36 सप्ताह के दौरान महिलाओं को उड़ान भरने नहीं देती है, यानी यात्रा नहीं करने देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण हो सकता है? ऑप्शन ए लैंगिक भेदभाव, बी अपर्याप्त शिक्षा, सी गरीबी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लैंगिक भेदभाव के कारण, अपर्याप्त शिक्षा के कारण और गरीबी के कारण, इन तीनों के कारण ही कुपोषण हो सकते हैं और ये तीनों ही इसके बेसिक कारण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय है। ऑप्शन ए माँ की समुचित प्रसव पूर्व देखभाल, बी स्तनपान को प्रोत्साहन देना, सी माँ को पोषण संबंधी शिक्षा देना और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर आप दे सकते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। खुद ही उत्तर देने के प्रयास करें, जो आपको लग रहा है कि इसका उत्तर दे सकते हैं तो खुद ही देखें। इसके बाद में मैं आपको करेक्ट उत्तर तो यहाँ पे दे ही रहा हूँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुपोषण से बचाव हेतु माँ की समुचित प्रसव पूर्व देखभाल जरूरी होती है और स्तनपान को प्रोत्साहन अगर देते हैं तो कुपोषण कम होता है और माँ को पोषण संबंधी शिक्षा देना भी अनिवार्य होता है ताकि माँ बच्चे को किस समय पे क्या देना है ये जानकारी रख सके। अगला प्रश्न देखें, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन ए लसिका ग्रंथि, बी प्लीहा, सी गुर्दा नलिका और डी अस्थि मज्जा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट दोनों श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी WBC होती हैं। तो इनके बारे में आप जानते हैं और ये दोनों ही जो हैं ये हमारे शरीर में जो संक्रमण होते हैं और उनके खिलाफ लड़ने में मदद करती हैं और ये बनती है अस्थि मज्जा में। ये दोनों ही बनती है अस्थि मज्जा में। न्यूट्रोफिल्स कम्प्लीटली अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा के साथ साथ जो हमारी लसिका ऊतक होती है इसमें भी बनती है। तो लसिका ऊतक में लिम्फोसाइट बनती है। न्यूट्रोफिल्स केवल अस्थि मज्जा में बनेगी और लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा प्लस लसिका जो ग्रंथियां होती हैं उसमें बनती है। अगला प्रश्न देखेंगे, लसिका ऊतक में बनती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उचित इंसुलिन कार्य पद्धति के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए फॉस्फोरस, बी जिंक, सी मैग्नीशियम, डी कोबाल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक। जिंक जो होता है मानव शरीर में उचित इंसुलिन के भंडारण, संरचना और क्रिया के लिए आवश्यक तत्व होता है, तो इसका आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वाशियोर्कर से ग्रसित बच्चों में कौन सी समस्या देखी जाती है? तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, ये PEM का विकार है, प्रोटीन ऊर्जा की कमी का विकार है। तो आपको बताना है कि क्वाशियोर्कर से ग्रसित बच्चों में कौन सी समस्या देखी जाती है। ऑप्शन ए चिड़चिड़ापन, बी हाथ पैरों में सूजन, सी कमजोरी आना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वाशियोर्कर मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है और इसमें चिड़चिड़ापन, हाथों में सूजन, कमजोरी आना, पतले बाल होना और त्वचा के रंग में बदलाव जैसे लक्षण देखे जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से क्या वृहत पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी विटामिन। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है वृहत पोषक। वृहत पोषक मतलब जो पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन। विटामिन जो है वृहत पोषक तत्वों में काउंट नहीं होता है। इसमें अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा
ये इसमें शामिल तत्व होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2021, बी वर्ष 2022, सी वर्ष 2023 और डी वर्ष 2024। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, वर्ष 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सभा ने मार्च 2021 में यह प्रस्ताव लाया था और भारत ने इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र को दिया था और ये लाया गया था संयुक्त राष्ट्र में। और उसके बाद में लगभग बहुत सारे देशों ने, यानी लगभग 72 देशों ने इसका समर्थन दिया था और उसके बाद में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्त्री जनन तंत्र का अंग नहीं है? ऑप्शन ए गर्भाशय, बी वृषण, सी अंडाशय, डी योनि। इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृषण। वृषण जो होता है वो स्त्री नहीं बल्कि पुरुष जनन तंत्र का अंग होता है। अगला प्रश्न है, माँ के दूध में प्रति 100 mg वसा की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है? ए 3.5 ग्राम, बी 4.5 ग्राम, सी 5.5 ग्राम और डी 6.5 ग्राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माँ के दूध में प्रति 100 ग्राम 3.5 ग्राम की जो वसा की 3.5 ग्राम वसा इसमें माँ के प्रति 100 ग्राम दूध में पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि माँ के 100 ml दूध में लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो उसमें भी आप उत्तर याद रखें, 60 से लेकर 75 कैलोरी तक ऊर्जा जो होती है माँ के 100 ml दूध में मिल जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का समय काल माना जाता है। ऑप्शन ए 6 से 12 वर्ष, बी 35 से 49 वर्ष, सी 13 से 18 वर्ष और डी 21 से 34 वर्ष। इसका उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का समय काल जो होता है 21 वर्ष से 34 वर्ष होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए टाइलिन, बी ट्रिप्सिन, सी पेप्सिन, डी एमाइलेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन। अमाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम पेप्सिन होता है और जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ये प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में बांट देता है और जिससे आसानी से प्रोटीन पच जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में जाइगोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है गर्भाशय, बी डिंबवाही नलिका, सी यकृत और डी फेफड़े। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, डिंबवाही नलिका। यहाँ पे मनुष्य में जाइगोसाइट का निर्माण होता है। दो युग्मनक जो कोशिकाएं होती हैं वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर एक कोशिका का निर्माण करती है, उसे ही हम जाइगोट बोलते हैं या फिर हिंदी में उसे युग्मनज या युग्मज भी बोलते हैं और उसे ही गैमीड भी बोला जाता है और जाइगोसाइट भी बोला जाता है। तो जाइगोसाइट अलग अलग नाम है। जाइगोसाइट का निर्माण होता है डिंबवाहिनी में, जहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु दोनों का निषेचन होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, बी गोनोडोट्रोपिन, सी ऑक्सीटोसिन और डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को पतला और खोलने और फैलाने में मदद मिलती है। तो आप याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो बच्चों को जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के लाल रक्त वाहिका आरबीसी में नाभिक होता है? ऑप्शन ए चूहा, बी कुत्ता, सी ऊंट, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊंट। ऊंट जो होता है, ऊंट का जो आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल होती है उसमें नाभिक होता है। बाकी चूहा, कुत्ता, मनुष्यों में नाभिक नहीं होता। और आरबीसी की अगर बात हो गई तो थोड़ी और बात कर लेते हैं। आरबीसी जो रक्त में पाए जाने वाले लाल कणिकाएं होती हैं और ये ऑक्सीजन का वहन करती है, शरीर के सभी अंगों तक और सभी कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन पहुंचाती है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है।
इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, और अगर ये अधिक हो जाता है तो एरिथ्रोसाइटोसिस नामक एक रोग हो जाता है। तो ये आप याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं है? ऑप्शन ए तपेदिक, बी एड्स, सी हेपेटाइटिस बी और डी सिफिलिस। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तपेदिक जो रोग होता है ये जो है ये यौन संचारित नहीं है, बल्कि एड्स, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस ये सभी यौन रोग होते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सन 1881 में रिक्त ने सर्वप्रथम विटामिन के अस्तित्व का पता लगाया। तो आपको बताना है 1881 में सबसे पहले विटामिन होता है ये किसने पता किया? ऑप्शन ए जे मुल्डर ने, बी NI लूनिन ने, सी जेम्स लिंड ने और डी है स्टर्लिंग ने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। NI लूनिन ने 1881 में, जो कि एक रूसी चिकित्सक थे और इनका नाम था निकोलाई लूनिन, इन्होंने ही 1831 में विटामिन जैसे तत्वों के बारे में बात की थी। लेकिन विटामिन जो नाम है इन्होंने नहीं दिया था। 1912 में इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द को गढ़ा था, इसलिए कासिमिर फंक का नाम कई बार कई क्वेश्चंस में पूछा जाता है। विटामिन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लगभग 13 प्रकार के विटामिन इस वक्त मौजूद हैं, खोजे जा चुके हैं। इसमें से 4 जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं और 9 जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील आप उत्तर देने की कोशिश करें कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुल जाते हैं। और जो बाकी के विटामिन हैं जैसे विटामिन बी हो गया और बी के सारे वर्जन B1, B2, B3 इस तरह से, और प्लस विटामिन सी, ये पूरे जो 9 प्रकार के विटामिन होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो इसका आप अलग से याद रखेंगे। याद रखिएगा कि 1881 में विटामिन के अस्तित्व को बताया था NI लूनिन ने, जिसे निकोलाई लूनिन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन विटामिन शब्द का जो नाम है, शब्द के लिए अगर क्वेश्चन पूछता है तो शब्द बिल्कुल याद रखें। कासिमिर फंक ने 1912 में शब्द दिया था। विटामिन लगभग 13 प्रकार के हैं, 4 वसा में घुलनशील है और 9 पानी में घुलनशील है। तो ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अन्य अभ्यास प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।